जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 6 है एनर्जेटिक्स। चैप्टर 6 और 7 हम पहले करेंगे। इसके बाद फिर हम चैप्टर 3 और 4 पे जाएंगे। चैप्टर 6 एनर्जेटिक्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। द रिएक्शंस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन whether energy is absorbed or released. In chemical reactions, some bonds are broken and new bonds are formed. केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में एनर्जी गेन भी होती है और लूज भी होती है। इसकी स्टडी को एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब याद रखना, अपने बॉन्ड ब्रेक के जो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड बनने में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। किसी भी जगह पे जब आप रिएक्शन करा रहे होते हैं ना, जो जहाँ पे जो चीज़ रिएक्शन हो रही होती है उसको सिस्टम कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ आती है उसको सराउंडिंग कहते हैं। जैसे ये फ्लास्क सराउंडिंग है, ये जगह सराउंडिंग है, ये जो बाहर है ये सारा सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान सिर्फ ये एक लाइन का फ़र्क है, ये जो लाइन है इसको बाउंड्री कहते हैं। अब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूट ज़्यादा रहे हैं, बन कम रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। और अगर ओवरऑल बॉन्ड बन ज़्यादा रहे हैं और टूट कम रहे हैं तो एनर्जी ओवरऑल रिलीज़ होगी। तो अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी जा रही है मतलब एक्सोथर्मिक, अगर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही है तो आप कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है। तो इफ़ बॉन्ड एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन द बॉन्ड फॉर्मेशन, overall heat will be absorbed from system to surrounding to system, or if bond breakage energy is less than bond dissociation energy, overall heat will be emitted from system to surrounding. इसी को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, आगे बताता हूँ। तो असल में हम हीट एनर्जी की बात करें जिसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। ये होती क्या है, किसी भी सिस्टम के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जी आती है उसके अंदर, उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट क्या है, जाउल। इसका जो असल दूसरा यूनिट है जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाता है उसको कैलोरीज कहते हैं। किलो कैलोरी भी यूज़ होता है। कैलोरी है क्या, इट इज़ डिफाइंड एज हीट और थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15। इसको स्पेसिफिक हीट एनर्जी भी कहते हैं। इसमें 1 ग्राम कंडीशन है कि अगर 1 ग्राम पानी है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री जब बढ़ेगा तो कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करके बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड कैलोरीज। जिस साइंटिस्ट ने मेजर की थी उसने 14.5 से 15.5 तक मेजर किया था। आप कोई भी कर सकते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम पानी का, कितनी एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा, इसको कैलोरी कहते हैं। अच्छा, 1 कैलोरी जो है इतने जूल के बराबर होती है। MCQs है। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, डील्स विद द हीट और थर्मल एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्मो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम चेंज इन हीट वगैरह शो कराते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक अगला है थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच आल्सो शो हीट चेंजेस ऑफ रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन है, मैंने आपको डेल्टा एच साथ ये बताया कि इसमें इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी रिलीज हुई है, पॉजिटिव साइन मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एवॉल्व निकलती है, रिलीज होती है, इसमें सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाती है, नेगेटिव साइन है। ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, एक एग्जांपल लिखी है एक्सोथर्मिक की। एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती है, पॉजिटिव साइन होता है। बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा एंडोथर्मिक होती है, एक एग्जांपल है। इसमें इतनी किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट इज़ हीट ऑफ अ रिएक्शन, जिसको एच से लिखते हैं। ठीक है। इसको इंथैल्पी भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन हैविंग मोलर क्वांटिटी शोन इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड इंथैल्पी और हीट ऑफ अ रिएक्शन। अगर आपने एक रिएक्शन लिया और रिएक्शन बैलेंस्ड है बिल्कुल, तो उसमें ओवरऑल कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उस रिएक्शन की, उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। डेल्टा एच होगा तो कहेंगे चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एच नॉट होगा तो कहेंगे स्टैंडर्ड चेंज, नॉट फॉर स्टैंडर्ड चेंज। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, 25 डिग्री टू 98 केल्विन या 180 760 प्रेशर। अगर आप किसी ऐसी लैब या ऐसी जगह पे रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें ये आपने ये कंडीशन मेंटेन की हुई है और वहाँ पे आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसके आप साथ नॉट लाजमी लगाएंगे। कुछ एग्जांपल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, माइनस वैल्यू थी। अगर इस इक्वेशन को मैं उल्टा कर दूँ तो एक वेरिएबिलिटी हो जाएगी, माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। इसको मैंने उल्टा किया, देखो वेरिएबिलिटी होगी। तो रिवर्स साइन करने से सारा कुछ ही उल्टा हो जाता है, साइन भी उल्टा हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन हीट इंथैल्पी एंड चेंज इन हीट डेल्टा एच, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एच अगर आपने फाइंड करनी है तो जितनी भी उनके प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी उसको माइनस कर देना रिएक्टेंट से। ठीक है, ये है इनका आपस में रिलेशन। फाइनल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट बाद में बनते हैं तो इनकी फाइनल एनर्जी, रिएक्टेंट पहले होते हैं, इनकी इनिशियल एनर्जी होती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वाले फार्मूले से है ये। ठीक है। अब जब हम
अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा रिएक्टेंट की कम है तो ओवरऑल आंसर प्लस में आएगा, और अगर प्रोडक्ट की कम है इसकी ज़्यादा तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आएगा। यानी कि एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी। एंडो कब होगा? जब प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी। एक्सो कब होगा? जब प्रोडक्ट की कम होगी, रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो डेल्टा एच है। डेल्टा एच नॉट क्या होगा? जब हम गैसेस के लिए 1 एटीएम टेम्परेचर लेंगे, अगर कंपाउंड है कोई उसके लिए 1 एटीएम और 225 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और अगर सोल्यूशन बनाई है आपने वो 1 मोलर बनानी है, तो ये कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे इसे डेल्टा एच के ऊपर नॉट आ जाएगा। ठीक है। अब डेल्टा एच नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी 8-9 तरह की है, उनको देखते हैं। सबसे पहले है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट आर, आर फॉर रिएक्शन। द इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब ये जो ऊपर सारी कंडीशनें फॉलो हो रही, एंड देयर मोलर क्वांटिटीज आर श्योर इन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो। तो ऐसे रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसको डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इट कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जैसे ये एक रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है। तो इसमें ओवरऑल एनर्जी इतनी रिलीज होती है, तो ये इस रिएक्शन की क्या होगी? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन आपको मैं अगर दे दूँ, वो अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे है, बैलेंस है, डेल्टा एच रिएक्शन। तो केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन हो उसकी एग्जांपल हो सकती है, एंडो हो, एक्सो हो। डेल्टा enthalpy of formation. The enthalpy change when occur when formation of 1 mole of compound from its elements with all in standard state. 3 conditions. जो चीज़ आपने बनानी है इसमें वो 1 मोल होनी चाहिए। इक्वेशन में हमेशा वो 1 मोल ही बननी चाहिए। बनानी किससे है? रिएक्टेंट क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स होने चाहिए। रिएक्टेंट कोई कंपाउंड नहीं हो सकता, एलिमेंट होना चाहिए। और सारी इसके सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में होनी चाहिए। 90% केसेस में ये एक्सोथर्मिक होती है, कुछ केसेस में एंडो भी है। जैसे ये देखो, अब बन क्या रहा है? वाटर। बन किससे रहा है? H2 एलिमेंट से और O2 एलिमेंट से, लेकिन एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही। वाटर कितने मोल बन रहा है? 2 मोल। हमने कहा कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल। तो इस इक्वेशन की जो इंथैल्पी आएगी वो कभी भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन नहीं होगी, वो सिर्फ डेल्टा एच होगी। ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं होगी, उसको स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। हाँ, उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है। अगर मैंने आप इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन में, मुझे ये इक्वेशन 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 1 मोल करना है, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये 1 मोल है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू इसको आप डेल्टा एच एफ नॉट लिख सकते हैं, इसको आप डेल्टा एच एफ नॉट नहीं लिख सकते। ये सिंपल डेल्टा एच रिएक्शन होगी या सिंपल डेल्टा एच होगी। इसको बैलेंस करने के, इसको आपने 1 मोल करना है, इधर एलिमेंट होने चाहिए, कंपाउंड नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है। जैसे ये वाली एग्जांपल इसमें आ सकती है अगर मैं इसको 1 कंसिडर कर लूँ, नहीं आ सकती क्योंकि इस तरफ एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। तो इंथैल्पी फॉर्मेशन की कंडीशन याद रखनी है। ज़्यादातर केसेस में एक्सो होती है, कुछ केसेस में एंडो भी है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3, डेल्टा इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। सी के साथ कंबस्टन क्या होती है? जब किसी भी कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करते हैं और वो CO2 और वाटर बनाता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन भी है तो वाटर भी बनेगा, अगर सिर्फ कार्बन है तो CO2 बनेगी। तो इसमें क्या होगा? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें जो चीज़ आपने बर्न करनी है रिएक्टेंट वाली साइड पे, जो कंपाउंड लेना है वो 1 मोल होना चाहिए। पीछे वाली में प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए था, यहाँ पे रिएक्टेंट 1 मोल होना चाहिए। और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेनी है, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, याद रखना। कंबस्शन पढ़ा हुआ है आपने, और कंपाउंड को हीट करते हैं, वाटर CO2 बनता है, वाटर बनता है, साथ में हीट रिलीज होती है। जैसे अब ये देखो, कार्बन, कोयला या डायमंड, ऑक्सीजन में हीट किया, CO2 बन गई। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं, इसलिए वाटर नहीं बन रहा। अब ये 1 मोल है, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हैं तो डेल्टा एच सी है -393, हमेशा माइनस साइन आएगा। इधर देखते हैं, ये वही वाली इक्वेशन जो मैंने अभी पीछे लिखी थी, पीछे वाले उधर मैंने लिखी थी। एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो ये इंथैल्पी फॉर्मेशन थी। लेकिन एक चीज़ है 1 मोल है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करें तो कंबस्टन भी होगी। तो ये वाली एग्जांपल पीछे वाले में भी थी, इसमें भी थी, दोनों में आ सकती है। क्योंकि 1 मोल ही रिएक्टेंट है, 1 मोल ही प्रोडक्ट है, दोनों एलिमेंट भी, फॉर्मेशन की कंडीशन भी पूरी हो रही है, कंबस्टन की भी पूरी हो रही है। तो ये एग्जाम्पल दोनों में आ गई। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ी थी, ये वाली, ये 1 मोल है, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट कर रहे हैं, ये 2 मोल हो, ये बाकियों से गर्ज नहीं है, जिस चीज़ को हीट करें वो 1 मोल होना चाहिए। तो ये भी किसी एग्जाम्पल आ जाएगी, कंबस्टर में आ जाएगी। ठीक है। ये एग्जाम्पल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की तो सारी एग्जाम्पल हो सकती है ना, सिर्फ बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। ये इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में भी आ जाएगी एग्जाम्पल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 4 है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन होता है किसी एलिमेंट को एटम में कन्वर्ट करना। एलिमेंट क्या होता है? जब 2 एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, 2 एटम, अगर बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों अलग अलग हो जाए तो एटम बन जाएंगे। तो द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। एलिमेंट बनाने हैं, कितने मोल बनाने हैं? 1 मोल। बनाने किससे हैं? उसके एलिमेंट से, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब इसमें बॉन्ड टूट रहा है तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी। 2 एलिमेंट अब बॉन्ड तोड़ के एटम बनाना है ना, तो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या लगती है?
एब्जॉर्ब होती है, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी। जैसे H2S में ये इस तरह बॉन्ड होता है, अगर मैं ये बॉन्ड दरमियान से तोड़ दूँ तो दोनों H अलग नहीं हो जाएंगे। तो H2 से 2 H बन गए, लेकिन ये कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, तो ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। इसको 1 मोल करना है तो इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1। अब ये स्टैंडर्ड स्टेट बन गई। इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो 218 है। Cl2, अगर मैं Cl2 लूँ तो वो 2Cl बनाएगा ना, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसमें 1 2 1, ये वाली एग्जांपल याद रखें, आगे बोन है साइकिल में यूज़ होगी। तो इसमें एलिमेंट से आपने एटम लाना है, और एटम आपका क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। रिएक्टेंट चाहे 1 है, हाफ है, 2 है, प्रोडक्ट जो बनना चाहिए आपका वो 1 मोल बनना चाहिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। आप याद करें, एसिड हाइड्रोजन देते हैं, बेसिस OH देते हैं, तो दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं, बाकी आयन्स मिलकर सॉल्ट बना देते हैं। तो इसकी कंडीशन देखो, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। अब देखो, एक H और OH मिलेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, वाटर बन रहा है। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सो, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कोई भी सॉल्ट ले लो, एसिड बेस ले लो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सल और एक ही वाटर, कोई भी सॉल्ट ले लो, अगर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सल और एक वाटर बन रहा है, उसको आप डेल्टा एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन कहोगे। इसका मतलब फिक्स बात होगी, एक हाइड्रोजन हो, एक OH हो, एक वाटर बनो, तो ये वैल्यू भी फिक्स होगी, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, याद रख लेनी वैल्यू। कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, कोई भी सॉल्ट बन रहा हो, हाइड्रोजन आयन भी 1 मोल होना चाहिए, हाइड्रोक्सल भी 1 मोल होना चाहिए, और वाटर भी 1 मोल बनना चाहिए। इसको फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। अब ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें देखो हाइड्रोजन 2 देगा, या हाइड्रोक्सल 1 देगा, 2 वाटर बनेंगे, कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड करने के लिए आपने सारी चीज़ें 1 करनी है। अब ये 1 हो नहीं सकती, 1 इतनी आसानी से होंगी, तो ये कभी भी एग्जाम्पल नहीं हो सकती इसकी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ये तब हो सकती है अगर ये हाइड्रोजन 1 दे, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट बन जाए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कब बनती है, जब एक सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और सोल्यूशन बन जाती है। होता क्या है, सोल्यूट वाटर के अंदर ऐड किया, वाटर उसको सराउंड कर लेता है, इसको सॉल्वेशन कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। अगर वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, उसके केस में। अगर सॉल्वेंट कोई और है, फिर सॉल्वेशन नहीं कहेंगे। तो इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन कब कहेंगे, जब सॉल्वेंट आपके पास वाटर है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सो मच वाटर दैट फर्दर डिल्यूशन रिजल्ट इन नो हीट चेंज। अब होता क्या है, आपने कोई भी चीज़ ली, आपने उसके अंदर सोल्यूट डाला, हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, कोई, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, हीट रिलीज हुई, आपने एक वाटर के अंदर कोई चीज़ डाली, हीट रिलीज हुई, और डाली और रिलीज हुई, और डाली और रिलीज हुई। अब आप उसके अंदर और वाटर डाल रहे हैं तो उससे हीट रिलीज नहीं हो रही, इसका मतलब और पानी डालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप कोई चीज़ 1 मोल वाटर में डालें, उसमें कितनी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इट मे बी एंड और एक्सो। क्यों, देखो जरा, जैसे अमोनियम क्लोराइड को मैंने पानी में डाला, अमोनियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, अमोनियम को भी वाटर ने घेर लिया, क्लोराइड को भी। ये अमोनियम है, इसको वाटर ने सराउंड कर लिया, इसका नेगेटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट बॉन्डिंग बन गई। क्लोराइड नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव ने, इसको कहते हैं सॉल्वेशन। अब देखो, पहले अमोनियम और क्लोराइड का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, एंडो। फिर जो इनका ये वाले बॉन्ड बनेंगे, ये क्या होते हैं, एक्सो। अगर ये वाला बॉन्ड टूटने में एनर्जी ज़्यादा लगी और ये वाला बॉन्ड बनने में एनर्जी कम लगी तो ओवरऑल एंडो हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कम लगी, इनके बनने में ज़्यादा लगी, ओवरऑल एक्सो हो जाएगा। इसका मतलब ये एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी, क्योंकि इसमें बॉन्ड बन भी रहे हैं, बॉन्ड टूट भी रहे हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में जो एनर्जी है वो प्लस में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें ओवरऑल एनर्जी जो टूटने में वो ज़्यादा लग रही है, तो एंडोथर्मिक है। इसी तरह मैं HCl को पानी में डालूँ तो वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक हो गया, ये है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद आते हैं असेसमेंट 6.2 है आपकी बुक में। हाँ, असेसमेंट 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसको मैं स्टेटमेंट बुक से देख के पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 6.2, अच्छा 6.1 में भी कुछ एग्जांपल जैसे पूछा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या, एंडो क्या, एक्सो। अब देखो, फ्रीजिंग में चीज़ लिक्विड से गैस सॉलिड में बनती है, बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनती हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो, तो ये एक्सोथर्मिक होगा। फिर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का गैस में जाना, सॉलिड का गैस में जाना मतलब बॉन्ड टूटेंगे, तो एंडोथर्मिक। तो ये आपने देख लेनी है। 6.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। कहता है बेंजीन के लिए आप इक्वेशन लिखें उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, और रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या होना चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। अब बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, तो एलिमेंट कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, कार्बन इसकी फॉर्म में होता है। इसके साथ 6 लगा दो, इसके साथ 3 लगा दो, देखो एलिमेंट हो गए दोनों, और प्रोडक्ट भी 1 मोल है, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इसकी उसने वैल्यू बताई +49 होती है। फिर कहता है आप लिखें इथानॉल की। अब इथानॉल क्या होता है, C2H6O, तो 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक हाफ O2,
तो ये इसको 1 मोल रखना है, ठीक है। फिर तीसरी उसने कहा जी एसिटिक एसिड की लिखें, ये होता है एसिटिक एसिड C2H4 हो तो 2C2H2O2 बन गई, इसको 1 मोल रखना है, ठीक है। चौथी में वो चौथी में क्या देता है उसे, हाँ बस इथानॉल है, ठीक है, वो हमने कर दिया। उसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ना उसने ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं और पूछता है कि इनमें से मुझे आप बताओ डेल्टा इंथैल्पी फॉर्मेशन किसके लिए होगी। अब पहली में इंथैल्पी फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए एलिमेंट। पहली में 2 मोल है तो ये तो निकल गई, दूसरी में ये 1 मोल है लेकिन हाँ ये एलिमेंट भी है तो ये बन गई, तीसरी में ये 1 मोल है लेकिन ये एलिमेंट नहीं, ये क्या है कंपाउंड है, तो पी आंसर होगा, ठीक है, ये होगी। उसके बाद चलते हैं नंबर 7 पे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे आपने आयनेशन एनर्जी पढ़ी, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, दूसरा निकालें तो सेकंड। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दूसरा ऐड करें तो सेकंड। तो फर्स्ट वाली पहले देखते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जैसे देखो, जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी करनी है, तो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स थी, उसको आपने तोड़ा है तो एंडोथर्मिक। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक होगी हमेशा। कंडीशन क्या है, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है वो भी 1 मोल हो, जो चीज़ बन रही है वो भी 1 मोल हो। लेकिन अब ये तो 1 मोल है, ये नहीं है, ठीक है, बल्कि नहीं, उल्टा कह दिया मैंने। इसमें जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन रही है आयन, वो 1 मोल होना चाहिए, हाँ ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी एक ही गेन करे वो। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे 2 है, तो 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे Cl-1 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -349। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना वो एंडो होती है, वो एक्सो नहीं होती। क्यों, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब अगला इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, पहले वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो आ नहीं सकेगा, तो उसको फिर धक्के से अंदर डालना पड़ेगा, फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है कि जो चीज़ आप आयन बना रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं Cl एटम लिख लेता हूँ कि Cl एटम 1 मोल, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl-1 बन जाए, ये इक्वेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एटम लिखेंगे तो यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए, ये भी 1 मोल होना चाहिए। एलिमेंट, अब ये भी 1 मोल ही बनता है ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, Cl बन जाएगा। तो यहाँ पे एटम अगर हो तो 1 मोल हो, और ये आयन भी आपके पास 1 मोल बने। नंबर 8 आखिरी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ लैटिस। आपने लैटिस, अभी आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कंपाउंड बने उसके एलिमेंट से, वो कंपाउंड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी, लेकिन लैटिस में कंपाउंड वही बने, आयनिक कंपाउंड बने, कोवलेंट ना हो। तो ये उससे थोड़ी सी चेंज है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी कंपाउंड ही बनता है एलिमेंट से, इसमें भी कंपाउंड बनेगा आयन से, और ये आयनिक कंपाउंड के लिए सिर्फ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्सो दोनों थी, ये हमेशा एक्सो होगी, क्योंकि जब आयन से मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स गैसियस एटम। एटम चाहे कितने भी मोल हों, ये 1 मोल बनना चाहिए आपके पास। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो एंथैल्पी ऑफ लैटिस होगी, ये एग्जाम्पल है। जैसे NaCl बनाते हैं, NaCl का क्या फार्मूला है, 2Na + Cl2 goes to 2NaCl। इसमें आयनिक कंपाउंड बन रहा है, क्या इसको अच्छा बैलेंस करते हैं, इसको 1 मोल करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1 मोल बन गया, ये 1/2 हो गया, ये भी 1 आ गया। अब इसमें NaCl बन रहा है, क्या ये इसके एग्जाम्पल में आ सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें कंपाउंड तो आयनिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स हैं, आयन्स नहीं है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा। तो अगर NaCl से बन रहा है और ये दोनों एक एलिमेंट है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और अगर ये आयन से बन रहा है तो ये एंथैल्पी ऑफ लैटिस है। इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू -411 होती है, इसकी वैल्यू -787 होती है। तो कन्फ्यूज़ नहीं करना इसको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों कंपाउंड के लिए होती है, आयनिक के लिए भी और कोवलेंट के लिए भी, लेकिन एंथैल्पी ऑफ लैटिस सिर्फ आयनिक के लिए होती है, और बनती भी किससे है, आयन से बनती है। उसका अगला टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए या बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं, जब टूटते हैं तो एंडोथर्मिक है, बॉन्ड जब बनते हैं तो एक्सोथर्मिक है। बॉन्ड टूटने की एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड बनने की कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। आपकी बुक पे इसको सिर्फ बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है, एक ही बात है। इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ओवरऑल बॉन्ड टूट ज़्यादा रहे हैं, बॉन्ड बन कम रहे हैं तो एंडो, अगर ये ज़्यादा है ये है तो एक्सो, सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल 6.3 है आपकी बुक में। 6.3 में उसने आपको कहा जी, हाइड्रोजन के दरमियान जो एक बॉन्ड है ना, H और H का, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी 3 लगती है। Cl2 के दरमियान जो Cl का बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 3 एनर्जी चाहिए। अगर इन दोनों को मिला के मैं HCl बनाऊँ तो उसके लिए कितनी एनर्जी
रिलीज़ होगी, ये क्वेश्चन है। अब हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन ये होता है इसका H2 + Cl2 goes to 2HCl। अब देखो यहाँ पे H एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। अब इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट्स की एनर्जी देखिए प्रोडक्ट की पूछ ली जाए, सिंपल बॉन्ड एनर्जी, तो आपने क्या करना है, आपने इसकी एनर्जी जमा करके बराबर कर देनी इसकी एनर्जी की। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं। वैल्यूज पुट करो, 436 + 242 आंसर आ गया। ठीक है, अब अंडरस्टूड है ये माइनस वाली वैल्यू है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो साइन उन्होंने लगाया नहीं है। आप लिख देंगे बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा जो होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हम कंसिडर करें कि जितनी ओवरऑल एनर्जी इधर इनको तोड़ने के लिए एब्जॉर्ब होगी उतनी रिलीज भी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया ना, कि इन दोनों की एनर्जी जमा करें वो बराबर होनी चाहिए इसकी एनर्जी में। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ये वाले बॉन्ड टूटे हैं ना, H और H के और Cl के बॉन्ड टूटे हैं, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये नॉन पोलर है, तो जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वो तो गलत हो जाएगा। क्या पता इससे वैल्यू ज़्यादा या कम आए, और ऐसा ही होता है। जब असल में हमने फाइंड की, इसकी असल वैल्यू है 431.5, एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड की, ये वैल्यू हमने थ्योरेटिकली फाइंड की है, ये वैल्यू हमने असल में फाइंड की है। हमारी वैल्यू क्यों गलत आई है? क्योंकि हमने एक फैक्टर इग्नोर किया है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, उनकी तरह नहीं है, ये पोलर बॉन्ड है, ये स्ट्रांग होगा, इसको बनने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, रिलीज़ होगी, इतनी नहीं रिलीज़ होगी। तो हमारी वैल्यू इस वजह से चेंज आई है क्योंकि हमने कौन सा फैक्टर इग्नोर किया है, थ्योरेटिकल वैल्यू में बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो ये इस तरह आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो गलत हो सकती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे जो हम थ्योरेटिकली नहीं देखते। किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर आपने डेल्टा एच फाइंड करनी, उसके लिए फार्मूला ये होता है, बॉन्ड ब्रेकेज माइनस बॉन्ड रिएक्टेंट। एक फार्मूला भी आपने पीछे पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, जो थोड़ी देर पहले, कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला अलग है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको, इसको कैसे फाइंड करना है। जैसे ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मैं आपको इसके जितने भी बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं इसके अंदर OH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, इन चारों की बॉन्ड एनर्जी दे दूँ कि इनको बनने में कितनी एनर्जी लगी, इनकी वैल्यूज़ दे दूँ कि हाइड्रोजन के जो 2 बॉन्ड हैं इनको कितनी एनर्जी लगी, और O पे डबल बॉन्ड है इसको कितनी एनर्जी लगी, और मैं पूछता हूँ इस पूरे रिएक्शन में बताएं ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ हुई है कि एब्जॉर्ब हुई है। तो फार्मूला सिंपल है, क्यों? क्योंकि पहले बॉन्ड टूटेंगे फिर बॉन्ड बनेंगे, तो पहले जो बॉन्ड टूटे उनकी एनर्जी और जो बॉन्ड बने उनकी माइनस कर देनी, ये वो वाला फार्मूला है। अच्छा, ये है बॉन्ड एनर्जी से फाइंड करना, ठीक है। वो वाला फार्मूला क्या है जो हमने पढ़ा है, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, वो मैं अगर आपको इनकी इंथैल्पी दूँ, बॉन्ड एनर्जी ना दूँ, मैं कहूँ वाटर जो है ना, वाटर अगर इसको कहीं पे भी बनाएं तो इतनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, मतलब वाटर का जो रिएक्शन है, तो वो इंथैल्पी अगर गिवन हो प्रोडक्ट की और इंथैल्पी इनकी गिवन हो, तो उनको फिर प्रोडक्ट की माइनस करते हैं रिएक्टेंट से। और अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज दी जाए, फिर बॉन्ड ब्रेकेज माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो इन दोनों फार्मूले में फ़र्क है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला उससे डिफरेंट है। तो अब आप वही वाला फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच फाइंड करनी है, बॉन्ड ब्रेकेज 2 बॉन्ड इसके हैं, इसका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की एनर्जी दी हुई है उन्होंने, डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, ये डबल बॉन्ड O2 के दरमियान जो एक डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने की एनर्जी आपकी बुक में उन्होंने दी हुई है, और इधर 4 OH बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो फ़र्क समझें। अगर मैं आपको इस रिएक्शन में कहता वाटर को बनाने के लिए जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है, इंथैल्पी दे देता और इनकी दे देता, फिर आप लगाते हैं इंथैल्पी वाला फार्मूला। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू HP माइनस HR प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और अगर मैं इनकी बॉन्ड्स की वैल्यूज दे दूँ कि वाटर के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बनता है ना, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों बातों में फ़र्क है कि वाटर बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो अलग है, और वाटर में जो OH बॉन्ड है उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है ये चीज़ अलग है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी दी जाए तो ये वाला फार्मूला है, अगर इंथैल्पी दी जाए तो वो वाला फार्मूला है। अच्छा जी, तीसरा, CH4 की को तोड़ा मैंने, CH4 में 4 बॉन्ड थे, चारों बॉन्ड टूट के 4 हाइड्रोजन अलग हो गए, कार्बन अलग हो गए। मैं पूछता हूँ, CH4 की मैंने आपको एनर्जी दे दी कि CH4 की जब चारों बॉन्ड टूटते हैं इतनी एनर्जी है, तो एक बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी होगी? तो 4 बॉन्ड टूट रहे हैं तो इतनी एनर्जी है, तो एक के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो एक की बॉन्ड की भी एनर्जी आप निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वही वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू वेरिएबल कब आती है। अगर तो Cl2 O2 N2 है ना, तो इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं वही आती है, क्योंकि इसमें ना बॉन्ड पोलैरिटी का फैक्टर आता है,
ना बॉन्ड स्ट्रेंथ का, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आते हैं उसमें इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है तो एनर्जीज भी डिफरेंट आती हैं, जैसे नेबरिंग एटम, ज्योमेट्री, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारा कुछ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी डिफरेंट कैसे हो सकती है? ये वाला सी बॉन्ड और ये वाला सी बॉन्ड डिफरेंट क्यों है? इसके सराउंडिंग में सारे हाइड्रोजन है, लेकिन इसके सराउंडिंग में कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, तो एलिम इनकी सराउंडिंग डिफरेंट है। जब सराउंडिंग डिफरेंट होगी तो ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ और होगी, इसकी और होगी, तो सराउंडिंग की वजह से बॉन्ड एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ से उतार के Cl लगा दूँ इधर, Cl, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, तो ये वाला सी बॉन्ड और ये वाला सी बॉन्ड बराबर थोड़ी होंगे। फिर ये देखो, O के एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ CH3, इधर भी H, एक तरफ CH3। मैं कहता हूँ OH बॉन्ड की एनर्जी बताओ, इस OH की इस OH की बराबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सराउंडिंग में चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, इस इंडक्टिव इफेक्ट इसको कहते हैं कि इधर जो चीज़ लगी वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रही, किससे खींच रही है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ज्योमेट्री आपने पहले पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये इस टॉपिक में ये है कि अक्सर जब हम बॉन्ड एनर्जी फाइंड करते हैं थ्योरेटिकली, वो एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट क्यों होती है, ये वाले फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद टॉपिक है हेजिस लॉ का। हेजिस लॉ में सबसे पहले तो ये देखना है इंथैल्पी इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन चीज़ वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ पाथ फॉलोड। आपने वर्क डन फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ये कोई भी मटेरियल है, आप इसको इस तरफ धक्का लगा रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव इस तरफ कर रहा है, तो आप वर्क डन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं और इधर कर रहे हैं, 90 का एंगल बन जाएगा, तो आप वर्क डन जीरो कर रहे हैं। देखो, पाथ चेंज होने से वर्क डन की वैल्यू चेंज होगी। तो कुछ चीज़ें आती हैं जो जिनको पाथ पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। जो चीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो स्टेट फंक्शन होती है, ये फिजिक्स की टर्म है। तो इंथैल्पी हो गई, हीट हो गई, बॉन्ड एनर्जी हो गई, ये सारे स्टेट फंक्शन है। हेजिस लॉ, साइंटिस्ट था जी हेलिस, इसने 1840 में लॉ दिया था। ये कहता है जी इंथैल्पी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप। ये कहता है जी आप इंथैल्पी चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करके फाइंड कर लें, अगर एक रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप है, आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें या किसी भी दूसरे पाथ से करें, वो बराबर आएगी। ठीक है, डेल्टा सिग्मा एच उसका जीरो आएगा। अब इसका मतलब क्या है? जैसे एक रिएक्शन है, ये उसकी इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। एक तरीका ये कि डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएं आप, दूसरा तरीका कि पहले इधर को आएँ, फिर इधर को आएँ, फिर इधर को आएँ। हेरिस लॉ कहता है कि डायरेक्ट वाली इंथैल्पी और इन तीनों को अगर मैं जमा कर दूं, ये बराबर होनी चाहिए। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी इनिशियल और फाइनल स्टेट तो ये वाली है, यहाँ से यहाँ आना है ना, तो या आप ये वाला पाथ फॉलो कर लें, चाहे ये वाला पाथ फॉलो कर लें, दोनों में आंसर बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल है C+O2CO2, इस पूरे रिएक्शन में जो इंथैल्पी है वो इतनी रिलीज होती है, लेकिन ये दो स्टेप में होता है। कार्बन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है, पहले ये रिएक्शन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में जाती है। इसका मतलब है इसकी इनिशियल स्टेट ये है और इसकी फाइनल स्टेट ये है। तो एक तो तरीका यहाँ से यहाँ जाए, ये होगी डेल्टा एच नॉट, लेकिन एक तरीका क्या है, पहले ये CO बनाए फिर इधर जाए। तो ये दोनों वैल्यूज़, तो इनको अगर मैं जमा कर दूँ इसके बराबर होनी चाहिए। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, तो बराबर किया, बराबर आ गई। इसका मतलब है पाथ पे डिपेंड नहीं करती। फिर इसी को मैं अगर साइकिल की फॉर्म में बनाऊँ, एनर्जी डायग्राम, ऊपर को एरो है, एनर्जी ऊपर को इंक्रीज कर रही है। एनर्जी डायग्राम में एंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी ऊपर को होगी, एक्सो की नीचे, क्योंकि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। अब C और O अगर डायरेक्ट बन के CO2 बना रहे हैं, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, -393.5। लेकिन अगर स्टेप वाइज आए, पहले ये आए CO में फिर ये आए इसमें, तो इन दोनों को जमा करूँ फिर भी इतनी होगी। तो ये एनर्जी साइकिल है कि डायरेक्ट आए तो इतनी एनर्जी, स्टेप वाइज आए दोनों को जमा करें फिर भी इतनी एनर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हेजिस लॉ की एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल 6.7 आपकी बुक में दी हुई है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है पूरा। उसने कहा जी ये 4 रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक वैल्यू दी हुई है, इसमें भी वैल्यूज दी हुई है, इसमें भी। कहता है इस रिएक्शन की मुझे इंथैल्पी फाइंड करके दें। तो इनडायरेक्टली आप CH4 की कैसे इंथैल्पी फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग ऑल 3 रिएक्शंस। अब आप इन 3-4 रिएक्शंस को ऐसे लिखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन ये बने, फिर उनकी इंथैल्पी को जमा कर लें। जैसे फोकस करें इस रिएक्शन पे। अब इस रिएक्शन में पहली चीज़ क्या है, कार्बन, तो हाइड्रोजन। अगर मुझे इसकी और इसकी इन तीनों की वैल्यूज़ पता लग जाएं तो मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड कर सकता हूँ। अब इन तीनों की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ऊपर वाली 3 रिएक्शन से। कार्बन सॉलिड फॉर्म में रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 मोल हो, ऐसी इक्वेशन ढूंढें। ऐसी इक्वेशन नंबर 3 है, सॉलिड है, 1 मोल है रिएक्टेंट साइड पे। इस इक्वेशन को मैंने ऐसा लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी है लिख दी। अब मैं हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में गैस फॉर्म में ढूंढूंगा और 2 मोल हो रिएक्टेंट साइड पे हो, तो मुझे नज़र आया रिएक्टेंट साइड पे लेकिन 1 मोल है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हमें H2 चाहिए। जब 2 मोल से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखो
ठीक है। थर्ड चीज़, मुझे मीथेन चाहिए, गैस में चाहिए, 1 मोल चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। लेकिन मुझे पहली इक्वेशन में मीथेन मिला है, लेकिन वो है प्रोडक्ट की साइड पे नहीं, रिएक्टेंट की साइड पे। तो मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर दूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, इसको इधर, वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये देखो, अब आप इन तीनों इक्वेशन को देखो जो आपने लिखी हैं, इन तीनों इक्वेशन को बैलेंस करो तो ये जो इक्वेशन बनेगी नीचे वाली, ये CO2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितने O2 हैं, 2, 1 और 1 2, ये 2, ये इससे कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, वाटर 2 इससे कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी पीछे क्या बचा, कार्बन प्लस 2H2O प्लस CH4। तो ये जो हमने रीअरेंज करके लिखे हैं उसे ओवरऑल रिएक्शन ये बन रहा है। तो इसका मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो इस रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ हेज़ेस लॉ। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन वाले रिएक्शन से आपने हेज़ेस लॉ अप्लाई करके किसी इनडायरेक्टली किसी भी रिएक्शन की आपने एंथैल्पी फाइंड की है। ठीक हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में और भी आपने सॉल्व करने हैं। एक चीज़ याद रखनी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टडी इज ऑलवेज जीरो। देखो O2 है, इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या, किसी चीज़ को बनाने की जो एनर्जी रिलीज होती है। क्या O2 हमने कभी बनाया है? ये तो हमें बना बनाया मिल जाता है। H2 है, N2 है, Na है, आयरन है, ये वो चीज़ें जो नेचर में हमें बनी बनाई मिलती है, इनकी इंथैल्पी हमेशा जीरो होती है। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही, एग्जाम्पल 6.8। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दे दी है 1 मोल की, किलो जॉल पर मोल इतनी है। ये O2 है, इसकी तो जीरो होती है। CO2 की 1 मोल की वैल्यू दे दी है, ये सारी 1 मोल की हैं। ठीक है, वाटर की भी दे दी। कहता है इस रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड करें। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, क्योंकि अब हर किसी की उसने इंथैल्पी दी है पर मोल की, बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज नहीं दी। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की माइनस कर देंगे रिएक्टेंट से, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मोल्स उन्होंने पर मोल की दी है हमें, ये 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये 25 से, ये 16 से, ये 18 से। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप प्रोडक्ट की माइनस करेंगे रिएक्टेंट की। पहला प्रोडक्ट CO2 है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा वाटर है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी माइनस कर देंगे रिएक्टेंट से। पहला रिएक्टेंट H2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा O2 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास इतना। ठीक है, ये माइनस में आंसर आएगा, आई थिंक सो जी। माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस में आंसर है। इतनी एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होगी। इस तरह की 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में, और मैंने यहाँ नहीं की, वो आपने देख रही है, सेम ऐसे ही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। उसके बाद आता है जी बोन हैबर साइकिल। इट इज़ अ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ हेज़ेस लॉ। इसमें हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें 2 आइंस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन है। अब लेटेस्ट एनर्जी अभी हम पढ़ चुके हैं, जब 2 आइंस आपस में मिलते हैं और 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। अब NaCl की फाइंड करने की कोशिश करते हैं। NaCl का रिएक्शन ये होता है, Na एलिमेंट Cl2 एलिमेंट जब मिलके NaCl बनाते हैं, इसको एंथैल्पी फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड किया, अब ये स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, अब Na सॉलिड और Cl नेगेटिव NaCl डायरेक्ट थोड़ी बनाते हैं, ये डायरेक्ट नहीं बनते, ये याद रखना है। क्योंकि NaCl बनाने के लिए Na पे +1 चार्ज होता है, Cl पे -1। इसका मतलब है Na को +1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Cl को -1 में, फिर जाके NaCl बनेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप पे नहीं होता है, इसके मल्टीपल स्टेप है। और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में क्या फॉलो हो जाता है, हेज़ेस लॉ फॉलो हो जाता है। तो पहले Na को सॉलिड से हम बनाएंगे Na+1। Na+1 कैसे बनेगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी में आपने पढ़ा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये तो सॉलिड है, पहले इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हीट करें, ये सॉलिड से गैस में आ जाएगा। जो भी चीज़ सॉलिड से गैस में आती है इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में है ना, सब्लिमेशन। तो पहला स्टेप तो ये है कि इसको गैस में कन्वर्ट किया। अब गैस सॉलिड से गैस में आ रहा है तो एंडोथर्मिक बॉन्ड टूट रहे हैं, इतनी +108 एनर्जी रिलीज होती है। अब ये गैस बन गया, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये +1 बन गया। इसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, +96। तो Na+1 बन गया। अब Cl-1 बनाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन Cl-1 एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन Cl-1 के लिए पहले Cl को 1 की फॉर्म में लेके आना है। ये एलिमेंट है, इसको ऑटोमाइजेशन करानी पड़ेगी। Cl2 को क्या बनाना पड़ेगा, Cl, ये जो हमने ऑटोमाइजेशन में एग्जाम्पल पढ़ी थी। तो इसको पहले एटम बनाया, ठीक है, ऑटोमाइजेशन 1 + 122। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl-1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 -349। अब ये भी आयन बन गया, ये भी आयन बन गया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये बनेगा। तो एक तो ये था ना कि Na और Cl से मिलकर डायरेक्ट बन गया। अब एक 2 3 4 5वां स्टेप फॉलो करके हो गया। अब ये आयन से मिलकर NaCl बनाएंगे, तो ये लेटस है। ये कितनी होगी, ये हम इन वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल बन गया ना पूरा। ये डायरेक्ट वाली होगी, ये स्टेप हो गए। तो ये डायरेक्ट वाली बराबर होगी इन सब के। डायरेक्ट वाली कितनी है, डेल्टा एच एफ नोट, सबके बराबर होगी। इसके डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच एटमाइजेशन, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल्टा एच लेटस। सबकी वैल्यूज पता है, इसकी नहीं पता, पुट करो आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह आप हेजिस लॉ को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये आंसर आता है -787। अब इसकी डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम। फिर एरो लगाया आपने बड़ा सा, एंडोथर्मी के ग्राफ ऊपर को जाएंगे, एक्सो के नीचे को आएंगे। आपने शुरू करना है बिल्कुल यहाँ से। सिंगल स्टेप में ये था कि Na सॉलिड 1/2Cl2 गैस, ये डायरेक्ट जाएंगे तो NaCl बनेगा सॉलिड, ये है डेल्टा एच नॉट। इसमें आपने ये माइनस के साइन ये सॉलिड गैस लाजमी लिखना है, बच्चे ये मिस कर देते हैं। अब हमने कहा ये तो हो गया पहला स्टेप डेल्टा एच, लेकिन ये स्टेप 5 होता है। पहले ये सॉलिड जाता है किसमें, गैस में, डेल्टा एच एटोमाइजेशन +108। फिर ये सॉलिड +1 से बनता है +1 में, +496। अब ये 108 का मैंने एरो छोटा लगाया, 94 96 का थोड़ा बड़ा लगा दिया, पता लग रहा है थोड़ी एनर्जी ज़्यादा हो रही है। अब सोडियम +1 बन गया। अब क्या करेंगे, Cl2 को Cl में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में आएगा, Cl-1 में, और एनर्जी रिलीज होती है -349। तो एरो नीचे को आ गया, -349। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनेगा, NaCl दोबारा। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो जो हम फाइंड कर चुके हैं एज इज लॉ लगा के। असेसमेंट 6.5 में उसने कहा जी MgO की फाइंड करो, उसने सारी वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। MgO की फाइंड करो। अब फार्मूला ये होना चाहिए कि Mg + O2 गोज़ टू MgO। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 होना चाहिए। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, ये Mg, ये 1/2, ये MgO। सेम वैसे ही पहले इसको क्या करेंगे, गैस में, फिर इसको आयन बनाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इन दोनों की इसने इकट्ठी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, सारी एंडोथर्मिक होती हैं। इसको पहले एटम बनाएंगे, फिर इसको O-1 बनाएंगे, फिर इसको O-2 बनाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, जब -1 बनाएंगे इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी 1 है, वो एक्सो होती है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे वो एंडो होती है प्लस। फिर जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये लेटेस एनर्जी। तो इसकी एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगी, इसकी एनर्जी डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक बड़ा सा एरो लगाएंगे पहले आप, ये एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 1/2 O2 जो कि गैशियस फॉर्म में है। फिर ये बन गया, सॉरी, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएगा, MgO सॉलिड। इसमें एनर्जी रिलीज हुई है, डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट। उसकी वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है उसने ये वैल्यू दी हुई है आपको बुक में, अगर देखें ये वैल्यू उसने दी हुई है जी, हाँ जी, ये दी हुई है -602 किलो जाउल पर मोल। मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे माइनस का साइन, ये सॉलिड गैस लाजमी लिखना है। ये तो हो गया पहला स्टेप, लेकिन ये कहते होती ये स्टेप वाइज होती। पहले ये किस में जाएगा, Mg गैस में, फिर ये किस में जाएगा, Mg+2 में। Mg सॉलिड से गैस में, डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन कितनी वैल्यू है, ये उसने दी हुई है जी, सॉरी सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में जाना, ये उसने दी हुई है +150 किलो जाउल पर मोल, 150 किलो जाउल पर मोल। फिर इन दो जाना डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी, ये उसने दी हुई है 2180 प्लस किलो जाउल पर मोल, ठीक है। उसके बाद अब साथ में ये भी लिखी जाओ 1/2 O2 + 1/2 O2। ये तो गैस में आ गया, इसको भी गैस में लिखो, इस पर कोई गैस पे लिखो, यहाँ पे भी गैस लिखो, ये लाजमी लिखना। अब इसको पहले एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है। Mg+2 गैशियस प्लस O अकेला आ गया गैशियस में, एटोमाइजेशन, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑटोमाइजेशन है तो डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन नॉट लिखना साथ, नॉट। ये वैल्यू दी हुई है उसने 247 प्लस 247 किलो जाउल पर मोल। ये वैल्यू सारी आपको गिवन है, NaCl वाली आपने याद करनी। अब O पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना, 1, तो एक्सोथर्मिक पहली O-1 Mg+2 गैशियस अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये होगी इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1, ये माइनस में होगी, कितनी है, -141 किलो जाउल पर मोल। अब NaCl में तो यहाँ पे Na और Cl बन गया था, नीचे आप सीधा, लेकिन अब क्या होगा, गैरो ऊपर को जाएगा, अब बनेगा O-2 गैशियस Mg+2 गैशियस, क्योंकि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन किया, और वो क्या है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, वो कितनी है, वो है जी +878 किलो जाउल पर मोल। अब ये दोनों मिलेंगे और क्या बना देंगे, ये वाला Mg।
इसके लिए क्या होगी, डेल्टा एच लेटस, ये हमने फाइंड करनी। इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये वाली क्या है, डेल्टा एच एफ नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच नॉट ऑटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 प्लस डेल्टा एच नॉट लेटस। सारी वैल्यूज गिवन है, आपने फाइंड कर लेनी। तो एम जी कैसे फाइंड होगी, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी। ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और ये वो किस पे डिपेंड करती है, आयनिक चार्ज पे और आयनिक रेडियस पे। आयनिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आयन पे चार्ज ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे देखो Na और Cl है आपस में, इस पे +1 इस पे -1 है, Mg+2 Cl -1। तो ये दोनों ज़्यादा फोर्स से जुड़ेंगे कि ये वाला फास्ट से जुड़ेंगे, ये वाले, क्योंकि इस पे चार्ज ज़्यादा है, इनको तोड़ना भी अलग करना भी मुश्किल होगा। तो जब ये वाले आइंस मिलेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये वाले मिलेंगे तो कम होगी, तो ये लेटेस्ट से ज़्यादा होगी। रेडियस के उल्टा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में ये एग्जांपल दी है, MgO2 की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर ++2 -2 इस पर +1 -1। रेडियस के इन्वर्स है, अगर दो आयन छोटे छोटे हैं वो मिलेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि जब बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े उनके इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, न्यूक्लियस भी दूर होते हैं, फॉस्फो अट्रैक्शन वीक होगी, इसमें फॉस्फो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे MgCl2 NaCl2, Na के बाद Mg आता है, उसका साइज़ छोटा है, उसका उस पर चार्ज भी ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह ये दो फैक्टर याद रखने हैं अपने, इन पर लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है। उसके बाद एक अगला टॉपिक जो है हमारे पास, रोल ऑफ डिसोल्यूशन और हाइड्रेशन इन डिसॉल्विंग प्रोसेस। जब आप किसी भी सल्यूट को किसी सॉल्वेंट पे ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनती है, तो उसमें क्या कुछ होता है वो हमने पढ़ना है। याद रखें इनमें 3 तरह की इंटरेक्शन होती है, सल्यूट सल्यूट, सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट। जब आपने नमक को पानी में भी नहीं डाला, नमक लग गया, पानी लग गया, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, क्योंकि पानी सॉल्वेंट है। और NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, सल्यूट सल्यूट फोर्स। जब आप इनको इसके अंदर ऐड कर देंगे, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, सल्यूट सल्यूट फोर्सेस टूट जाएंगे और सल्यूट की और सॉल्वेंट की आपस में बन जाएंगी सल्यूट सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब ये है, आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सी फोर्सेज हैं, आयनिक फोर्सेज, जिनको आप सल्यूट सल्यूट फोर्सेज कह रहे हैं। इसको जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये सल्यूट सल्यूट फोर्सेज टूटेंगी, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, फिर Na को वाटर सराउंड करेगा, उसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, फिर नेगेटिव को भी वाटर सराउंड करेगा। तो इसमें पहले बॉन्ड टूटा है, बाद में बॉन्ड बना है। बॉन्ड जो टूटा है वो क्या हुआ है, आयन्स अलग हुए हैं, ठीक है। और वो जो बॉन्ड बना है वो क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बनी है, आयन डायपोल फोर्स बनी है। तो इसमें बॉन्ड टूटे भी हैं, बॉन्ड बने भी हैं। अगर बॉन्ड टूटे ज़्यादा है, बने कम है, तो एंडोथर्मिक। बॉन्ड टूटे कम है, बने ज़्यादा है, तो एक्सोथर्मिक। मतलब ये एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है। सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ब्रेक ऑन डिसॉल्विंग सॉल्वेंट। सल्यूट सॉल्वेंट सराउंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कॉल्ड, इसी को सॉल्वेशन कहते हैं। कंडीशन ये कि वाटर अगर सॉल्वेंट हो। और अगर सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन ब्रेक जब करती है तो एंडोथर्मिक है, और जब नई फोर्सेज बनती हैं तो एक्सोथर्मिक है। फार्मूला क्या है, अब इसका मतलब है जब आपने किसी भी चीज़ को सॉल्वेंट के अंदर डालना है तो सोल्यूशन बन जाती है। तो जब सोल्यूशन बनेगी, या तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी गेन होगी। तो उस पूरी सोल्यूशन में एनर्जी रिलीज हो रही, गेन हो रही, इसके लिए फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है लेटेस्ट माइनस हाइड्रेशन। अब ये समझना है, जब आयन्स मिलते हैं और आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसको हम कहते थे लेटस। अब उल्टा नहीं हो रहा, आयनिक कंपाउंड टूट के आयन बना रहा है, तो रिवर्स लेटस। तो इसमें पहला काम क्या हो रहा है, रिवर्स लेटस। दूसरा काम क्या हो रहा है, सॉल्वेशन। तो अगर आप रिवर्स लेटस को माइनस कर दें हाइड्रेशन या सॉल्वेशन से, तो ये फार्मूला है डेल्टा एच सोल्यूशन निकालने का। आपकी बुक पे यहाँ पे उन्होंने लेटस लिखा हुआ है, इसको रिवर्स लेटस कर लेना। अब रिवर्स लेटस क्या है, एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड बन रही है क्या, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब असल में ये जो फार्मूला है ना, असल में इस फार्मूले में ऐसे है, डेल्टा एच रिवर्स लेटस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। लेकिन हमें पता है ये एक्सो है, ये क्या एंडो है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब जब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी, उसके साथ माइनस नहीं लगाना, क्योंकि माइनस आपने पहले लगा दिया हुआ है प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे असल में प्लस वैल्यू है, इसकी माइनस से प्लस होके फिर माइनस बना हुआ है। अब ये एंडो है, ये एक्सो है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो, ये कम हुई, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, एक्सो। अगर ये ज़्यादा हो, ये कम हुई, तो एंडो। अगर ये ज़्यादा ये कम हुई, तो एक्सो। तो जब भी आपके पास डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब लेटस की वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। जब भी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब है रिवर्स लेटस की ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। अब ये लेस सॉल्युबल कब होता है, डेल्टा एच सोल्यूशन जब पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं जी सल्यूट वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है, और डेल्टा एच सोल्यूशन अगर नेगेटिव हो हम कहते हैं मोर सॉल्युबल। इसका क्या मतलब है, आप खुद देखो। इसको जब आपने वाटर में ऐड करना है, अगर ये जल्दी टूट गया तो आप कहेंगे जल्दी वाटर में डिजॉल्व हो गया। अगर जल्दी ना टूटा तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। जल्दी टूटने का क्या मतलब है,
थोड़ी सी एनर्जी लगी टूट गया। थोड़ी सी एनर्जी लगने का क्या मतलब है, रिवर्स लेटस कम है, रिवर्स लेटस है ना, इसको तोड़ना रिवर्स लेटस है, और अगर इसको ये टूट नहीं रहा तो ज़्यादा रिवर्स लेटस लगेगी। मतलब ये है कि अगर रिवर्स लेटस ज़्यादा हुई तो ये लेस सोल्यूबल होगा, अगर रिवर्स लेटस कम हुई तो ये कम सोल्यूबल होगा। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू में रिवर्स लेटस ज़्यादा है, इस वजह से लेस सोल्यूबल है, और नेगेटिव वैल्यू में रिवर्स लेटस कम है, इस वजह से ये मोर सोल्यूबल है। जितनी जल्दी टूट के अलग हो जाएगा उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा। अब दो एग्जांपल है, अमोनियम नाइट्रेट अगर वाटर में डिजोल्व करो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड करो तो नेगेटिव आती है। तो ये लेस सोल्यूबल है, ये मोर सोल्यूबल है, रीज़न आपको पता लगे। इसके अलावा दो एग्जांपल आपकी बुक में और दी हुई हैं, आप इन दोनों में से कोई भी याद कर लो, ये वाली दो कर लो या वो वाली दो कर लो। अब इसको हेजेस लॉ अप्लाई कराते हैं कि जब भी आप कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में ऐड करते हो तो आयन्स अलग हो जाते हैं, उसको वाटर सराउंड कर लेता है। सराउंड करने का मतलब क्या है, एक्वस हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसमें दो काम होते हैं, पहले आयन्स अलग होते हैं, फिर ये वाटर में डिजोल्व होता है। जब आयन्स अलग होते हैं तो रिवर्स लेटस, जब इसको वाटर सराउंड करता है तो हाइड्रेशन। तो अब हेजेस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच सोल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच रिवर्स लेटस प्लस डेल्टा हाइड्रेशन। तो ये वाला फार्मूला बनेगा, लेकिन ये एक्सोथर्मिक है तो प्लस माइनस माइनस ये वाला फार्मूला जो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन शो नहीं करेंगे। असेसमेंट 6.7 आपकी बुक में है। NaCl की कहता है लेटेस्ट एनर्जी है इतनी और उसकी हाइड्रेशन इतनी है, आप मुझे सोल्यूशन बताएं। फार्मूला क्या है हमारे पास, रिवर्स लेटेस्ट माइनस हाइड्रेशन। वैल्यू क्या दी हुई है लेटेस्ट की, तो रिवर्स लेटेस्ट क्या होगी, उल्टी, माइनस को प्लस कर दिया। फिर ये कितनी वैल्यू है, -783। अब इसका माइनस हम इधर वैल्यू के साथ नहीं पुट करेंगे, वो पहले ही है, तो सिर्फ 783 पुट करो, आंसर आ गया 3 किलो जॉल पर मोल। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं NaCl की पॉजिटिव आई तो लेस सॉल्युबल है। पॉजिटिव अगर ज़्यादा है 20, 25, 30 तब लेस सॉल्युबल है, इतनी जो जीरो के करीब करीब है ये सॉल्युबल ही होता है। उसके बाद ट्रॉपी है, टॉपिक है एंट्रोपी का। एंट्रोपी क्या है, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस एंड रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर एलिमेंट पार्टिकल कितना ज़्यादा अरेंज हुए हैं, कितना लेस अरेंज हुए हैं, ये एंट्रोपी है। सिंबल S है, चेंज इन एंट्रोपी का सिंबल डेल्टा S है। सॉलिड अरेंज होते हैं पार्टिकल, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बहुत कम है तो एंट्रोपी कम है। गैस के अंदर डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। इसका मतलब मेल्टिंग, अगर कोई चीज़ आप किसी चीज़ को मेल्ट करते हो उसके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। बॉइलिंग में भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। कंडेंसेशन में लिक्विड से गैस सॉलिड बना रहे हैं, डिसऑर्डरनेस आ रही है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीजिंग में ऐसा होगा। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं, इंक्रीज करेगी। सब्लिमेशन का उल्टा डेफिनेशन होता है गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाना, तो इसमें डिक्रीज करेगी। अच्छा जी, अगर डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीज कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव साइन मतलब इंक्रीज कर रही है, जीरो से अगर वैल्यू ज़्यादा, अगर जीरो से वैल्यू कम है डिग्री, उसको नेगेटिव साइन से करें। ये हमें पता लग गया टेम्परेचर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। सेम इसको भी निकालने का फार्मूला वही है, प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे रिएक्टेंट से। जैसे ये मैंने आपको एक रिएक्शन दिया, इसमें मैंने तीनों की वैल्यूज़ दे दी हैं आपको। प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट से माइनस कर दी, इसकी वैल्यू 100 है, 2 × 40 इसकी और 2 × 50 इसकी। आंसर क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब है सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आंसर क्या है, नेगेटिव साइन। मतलब चीज़ ये सिस्टम या सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से गैस जा रहा है। इसकी भी असेसमेंट आपकी बुक में नीचे दी होगी, वो भी आपने सॉल्व करनी है। गिब्स फ्री एनर्जी। अब सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कुछ इंथैल्पी की फॉर्म में होती है, कुछ एंट्रोपी की फॉर्म में, कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी। सारी वैल्यूज़ को जब हम माइनस करें अगर कोई एनर्जी फिर भी बच जाए उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसको सिंपली फ्री एनर्जी भी कहते हैं, इसको अवेलेबल एनर्जी भी कहते हैं। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी। सिंबल G है, डेल्टा G चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फार्मूला है G=H-TS। H इंथैल्पी है, S एंट्रोपी है। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, अगेन वही बात है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला क्या है, डेल्टा G नॉट मतलब स्टैंडर्ड डेल्टा G। अब हम पढ़ चुके हैं ऊपर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा T जीरो नहीं हो जाएगा। अब बच्चे पता क्या करते हैं, डेल्टा T जीरो है तो इसको जीरो से इसको मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ये भी ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो फैक्टर थे, डेल्टा T और डेल्टा S। डेल्टा T का फैक्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, कांस्टेंट टेम्परेचर किया हुआ है हमने, तो डेल्टा T का फैक्टर खत्म। आखिरी फार्मूला ये है, अगर सिस्टम के अंदर जितने भी इंथैल्पी है वो और एंट्रोपी, इनको माइनस करने के बाद अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी। इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्सबॉर्न इक्वेशन। अब अगर ये वैल्यू दोनों बराबर हों तो आंसर जीरो आएगा, अगर ये ज़्यादा ये कम आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ये कम ये ज़्यादा आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है सिस्टम के पास फ्री एनर्जी मौजूद है, और सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को लूज़ करके स्टेबल होने की कोशिश करता है। जिस चीज़ के पास एनर्जी हो वो अनस्टेबल होती है, वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो सिस्टम क्या करेगा, उसके पास एनर्जी मौजूद है, वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, खुद ब खुद मूव करेगा आगे के। तो अगर किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी नेगेटिव है, G
गिव्स फ्री एनर्जी, तो आप कहेंगे वो सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन खुद ब खुद होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा एक्सोथर्मिक। और अगर उसकी एनर्जी प्लस में है, इसका मतलब उसके पास अब एनर्जी है ही नहीं, तो अगर आपने इस सिस्टम को चलाना है आपको एनर्जी खुद देनी पड़ेगी। सिस्टम क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके पास फ्री एनर्जी नहीं है, आप एनर्जी देंगे फिर वो मूव करेगा, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। और अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये याद रखना है, फिजिबल रिएक्शन वो होते हैं, स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और नॉन फिजिबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे ये एक रिएक्शन है, ये डेल्टा एस सॉलिड है, ये लिक्विड है। अगर मैं कहता हूँ इस रिएक्शन में डेल्टा जी जीरो है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इस रिएक्शन में ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी आ रहा है। वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होगा, लिक्विड फॉर्म में भी होगा। और ऐसा कब होता है, जब वाटर मेल्ट हो रहा हो या फ्रीज हो रहा हो, तब उसकी दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर डेल्टा जी जीरो, आप कहेंगे इसमें क्या है, या मेल्टिंग हो रही है या फ्रीजिंग हो रही है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और वो खुद ब खुद फॉरवर्ड मूव करेगा। सॉलिड किस में जा रहा होगा, लिक्विड में, ठीक है। अब जब सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा, इसका मतलब है सिस्टम के पास क्या होगा, सॉलिड, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और सिस्टम के पास कौन सी चीज़ मौजूद है, वाटर सॉलिड की फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये, अगर डेल्टा जी जीरो है तो सिस्टम के अंदर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। अगर डेल्टा जी इस रिएक्शन की नेगेटिव है तो सिस्टम के अंदर कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड। और अगर पॉजिटिव है तो ये इसके पास कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह रिएक्शन देख के पूछा जा सकता है कि अगर इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी इतनी है तो बताएं इसमें कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो जीरो होगी तो दोनों करेंगी, नेगेटिव होगी तो रिएक्टेंट एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। फिर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ये रिएक्शन दिया, कहता है इस रिएक्शन की आप एंथैल्पी फाइंड करें। ये दो रिएक्शन की वैल्यू दे दी आपने, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। इस रिएक्शन को आपने ऐसे लिखना है कि ओवरऑल रिएक्शन ये बने और इनकी एंथैल्पी चेंज कर देना। तो ये देखो, पहला रिएक्शन मैंने लिखा ऐसे, ये वाला, क्यों, क्योंकि सल्फर हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, 1 मोल वाली साइड पे, ठीक है। और ये भी हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, सॉरी ये 1 मोल चाहिए, ये अगले रिएक्शन में देखते हैं। तो इस रिएक्शन में लिखा, इसकी एंथैल्पी वैसे की वैसे लिख दी। अब दूसरे रिएक्शन में हमें ये SO2 भी चाहिए, और चाहिए कि साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं उल्टा कर दूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ये देखो बन गया। अब इन दोनों रिएक्शन को जब मैंने देखा, SO3 से कैंसिल हो गया, ये 3/2 और ये 1/2 कैंसिल हुआ, तो पीछे O2 बन गया, ठीक है, और पीछे SO2 बन गया। इनकी वैल्यू जब मैंने, इसकी वैल्यू थी माइनस में, इसको उल्टा किया तो प्लस में होगी, 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड होगी। जब इन दोनों की वैल्यू की तो आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई इशू हुआ तो आपने मुझे बता देना, मैं उन पे भी लेक्चर बना दूंगा। फिलहाल मेरे ख्याल में मैंने जो आपको चीज़ें क्लियर की हैं, इसी से वो सॉल्व हो जाएंगे। इसकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी सॉल्व करनी है, ठीक है। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और इसकी एक्सरसाइज भी कर देता हूँ ताकि आपको ट्रिक पता लग जाए। जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो तो आसान है, वो आप कर लेंगे। इक्वेशन दी हुई है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। 7 भी ऐसे ही है, अच्छा जी। 10 आपका आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपने नहीं करना। 11 भी आउट ऑफ सिलेबस है। 12 मैंने अभी आपको करा दिया है, ठीक है। 16 17 बिल्कुल इसी तरह का जैसा भी हमने 12 किया, सेम ऐसा कैसे ही है। हाँ, नंबर 16 मैं आपको करा देता हूँ। 16 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कहीं सॉल्व भी किया था। नंबर 16 क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, कहता था स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एसिटिक एसिड। कार्बन की वैल्यू भी उसने दे दी है, किसकी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कार्बन की, वो कितनी दी हुई है उसने, वो दी है -393.5। और उसने हाइड्रोजन की वैल्यू दी है आपको, यानी कि H2, हाँ H2 की, और वो दी हुई है -285.8। और तीसरी उसने दे दी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबस्टन सॉरी, एसिटिक एसिड की, CH3COOH, और वो है -875।
तो कहता है आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करें एसिटिक एसिड की। तो पहले तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड की क्वेश्चन लिखते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एसिटिक एसिड कितना बनना चाहिए, 1 मोल, और अपने एलिमेंट से बनना चाहिए। इसमें 2 कार्बन है तो C2, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2। अब कार्बन की वैल्यू भी उसने दी है, हाइड्रोजन की भी दी है, ऑक्सीजन O2 है तो वैसे ही 0 होगा, और इसकी भी दी है। ठीक है, अब हम इस डाटा को यूज़ करके ऐसी 2-3 इक्वेशन लिखें जिसमें हैज़ लॉ अप्लाई करके जिसमें ओवरऑल रिएक्शन ये बने और उनकी वैल्यूज ऐड करके आंसर निकाल देंगे। अब देखो, सबसे पहले तो आपने 2 कार्बन वाली लिखनी है ना, तो ऐसी इक्वेशन लिखें जिसमें कार्बन बर्न हो रहा हो और उसकी 2 मोल हो। अब कार्बन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करे तो ये बनेगा। वैसे इक्वेशन ये है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू CO2। इसकी वैल्यू उसने दी हुई है -393, लेकिन हमने 2 मोल चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मोल है, तो सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -392 से मल्टीप्लाई हुआ 787 किलो जूल हो गया। फिर हमें 2H2 चाहिए। ठीक है, इसकी भी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन दी हुई है। कंबस्टन का मतलब होता है O2 से रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो हमने पहले इसको O2 से कराया, अब इसको O2 से कराएंगे। तो असल में रिएक्शन ये होना चाहिए, H2 प्लस O2 गोज टू H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। देखो ये बन गई, 2 मोल बन गई, हमें 2 मोल ही चाहिए। पर मोल की वैल्यू दी है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरी वैल्यू उसने कंबस्टन की दी हुई है एसिटिक एसिड की, तो हम एसिटिक एसिड की कंबस्टन कराएंगे। अब एसिटिक एसिड लिया, O2 लिया, CO2 बन गया और वाटर बन गया। कितने मोल चाहिए हमें, 1 मोल ही चाहिए, लेकिन चाहिए प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो हम इस इक्वेशन को उल्टा करेंगे। जब उल्टा किया, ये कंबस्टन की वैल्यू माइनस थी, अब हमने उल्टा कर दिया तो ये वैल्यू किस में होगी, प्लस में। ठीक है, अब इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखो, वो बनेगी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सारा जो भी होगा। तो अब इनकी वैल्यूज को ऐड करो तीनों को, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 16 था। तो बाकी आपने अब खुद कर लेने, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये चैप्टर 6 था। अल्लाह हाफिज़।